Hello and welcome back to your channel in short. This is your MRI tutor श्वेता गुप्ता. तो आज की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन, राइट. तो हम आज रेडिएशन हजार्ड के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो चीज़ देखेंगे. प्लस अगर ब्रॉड लेवल पे रेडिएशन हजार्ड को देखा जाए तो वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बहुत अधिक है, ठीक है. तो हमें हमारे पर्पज से क्या पढ़ना है पहले हम वो डिसाइड करेंगे, ठीक. रेडिएशन हजार्ड में पढ़ेंगे क्या. पहला तो रेडिएशन की डेफिनेशन, व्हाट इज रेडिएशन, राइट. नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन, कौन कौन से रेडिएशन होते हैं और कौन से रेडिएशन से हमें ज्यादा बचने की जरूरत है और कौन से नहीं, या मतलब सेफली हमें किस चीज में ज्यादा अच्छे से काम करने की जरूरत होती है, राइट. नेक्स्ट बात करेंगे रेडिएशन हजार्ड. रेडिएशन हजार्ड क्या होता है. हजार्ड इज व्हाट, हजार्ड इज प्रॉब्लम, डिफेक्ट या रेडिएशन से होने वाली प्रॉब्लम को हम कहते हैं रेडिएशन हजार्ड. एंड प्रोटेक्शन इज व्हाट, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, राइट, उसको कहते हैं प्रोटेक्शन. तो रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन. पहला हम बात करेंगे रेडिएशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशन, फिर रेडिएशन हजार्ड, किस तरीके से रेडिएशन हमारी बॉडी को अफेक्ट डालता है. उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट प्रोटेक्शन की, कि किस तरीके से हम अपने बॉडी को सेफली बचा सकते हैं, ठीक है. ये सारी बातें हम आज की क्लास में करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं रेडिएशन से. की बात करें रेडिएशन होता क्या है, तो रेडिएशन क्या है. रेडिएशन इज एमिशन ऑफ एनी रेज वेव मोशन और पार्टिकल फ्रॉम सोर्स, ठीक है. ये हो गई हमारे रेडिएशन की डेफिनेशन. रेडिएशन क्या है, किसी भी चीज का एमिशन, किसी भी चीज का मतलब क्या, किसी भी रे का एमिशन, वेव का एमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव, ये सारी मोशन, पार्टिकल, किसी भी सोर्स से जब वो एमिट होता है, निकलता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन. तो रेडिएशन इज व्हाट, एमिशन ऑफ एनी रे, वेव, मोशन और पार्टिकल फ्रॉम एनी सोर्स इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है. अब रेडिएशन कहाँ कहाँ से निकलते हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. तो रेडिएशन आपको पता होगा, इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं. पहला नॉन आयोनाइजिंग और दूसरा आयोनाइजिंग. मतलब एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा आयोनाइजिंग रेडिएशन. नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस बस ये है कि इसकी वेवलेंथ, निकलने वाले सोर्स, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, इन दोनों रेडिएशन में ये चार जो चीजें दिख रही हैं स्क्रीन पे, यही डिफरेंस होता है, यही डिफाइन करता है कि कौन सा रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग है और कौन सा आयोनाइजिंग है, राइट. अब जैसे कि नॉन आयोनाइजिंग हो गया तो कुछ बच्चे समझते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग मतलब कोई रेडिएशन ही नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग दोनों रेडिएशन के ही पार्ट है, मतलब कि दोनों रेडिएशन में ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन कुछ चीजों के बेसिस पे इसको हम लोग आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में बांट दिए हैं. अब जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं उनमें कौन कौन से रेडिएशन आते हैं, तो उसमें जैसे कि हमारा विजिबल लाइट जो होते हैं, उनसे जो रेडिएशन निकलते हैं वो होते हैं नॉन आयोनाइजिंग. इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, ये सारे जो रेडिएशन होते हैं वो होते हैं नॉन आयोनाइजिंग. नेक्स्ट बात करें आयोनाइजिंग की, तो इसमें आते हैं अल्ट्रावायलेट, यूवी जो रेडिएशन होता है, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, ये सारे जो भी रेडिएशन निकलते हैं, जिस सोर्स से निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन. तो पता चला नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग. अब बात करते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें की किसकी ज्यादा है और किसकी कम है. तो नॉन आयोनाइजिंग की अगर पहले बात करें तो नॉन आयोनाइजिंग का जो वेवलेंथ होता है वो होता है लॉन्गर वेवलेंथ.
नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं, साथ में आप नोट्स पे लिखते रहिएगा, इससे आपको आसानी होगी चीजों को अलग अलग बांटने की और इजीली समझने की, राइट। और मैं स्क्रीन पे बोलते भी जा रही हूँ, तो अगर स्क्रीन पे राइटिंग नहीं समझ में आता है तो मैं बोल भी रही हूँ कि इतना आपको होगा अगर आप मेडिकल में हैं तो, कि वेवलेंथ अगर बोला है तो वेवलेंथ लिख भी रही होंगी और इसका स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो वो एक्सक्यूज ना देना कि नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीन पे क्या है ये वो, ठीक है। तो नॉन आयोनाइजिंग की बात कर रहे हैं, इसमें जो वेवलेंथ होता है वो होता है लॉन्गर, मतलब वेवलेंथ होता है ज्यादा। अब आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ है नॉर्मल लॉन्गर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, लोअर, ठीक है। मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो अल्टीमेटली इसका जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी जो होगी वो होगी लो। तीन बातें कर लिया। पहला, वेवलेंथ क्या हुआ नॉन आयोनाइजिंग का, लॉन्गर है, ज्यादा है, तो इसकी अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी क्या हुई, वो हो गई लोअर। जैसे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ नॉर्मल लॉन्गर, फ्रीक्वेंसी लोअर, और इसकी एनर्जी जो है वो भी हो गई लोअर। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है वो होता है शॉर्टर, शॉर्टर मतलब कि कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाइयर। तो अल्टीमेटली हमारा जो आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाइयर, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे उस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे। नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात हो गई। नॉन आयोनाइजिंग के कौन कौन से सोर्स हैं, आयोनाइजिंग के कौन कौन से सोर्स हैं, तीनों दोनों में डिफरेंस क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बेसिस पे, वो हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे हम रेडिएशन हजार्ड की, रेडिएशन हजार्ड, ठीक। रेडिएशन हजार्ड क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डेंजर, पोटेंशियल डेंजर टू हेल्थ, टू हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो हेल्थ है उसमें पोटेंशियली डेंजर करना। एक बात याद रखना, रेडिएशन जो होता है हमारे इंटरनली बॉडी को डैमेज करता रहता है। हालांकि वो हमें सडनली या तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं पता चलेगा, ये नहीं कि आपको रेडिएशन लग गया तो आप बीमार हो गए तुरंत, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेडिएशन आप लॉन्गर टाइम से ले रहे हैं, आप रेडिएशन स्टाफ है, आप रेडिएशन में काम करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि 24/7 आप किसी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, हालांकि इतना नहीं करते हैं, इतना इमरजेंसी करते हैं, 9 घंटे की भी आपकी ड्यूटी है, आप उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे पूरा फुल रेडिएशन बेसिस पे ही है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि 100% में से आपको 5 या 10% भी आपको रेडिएशन ना लगता हो। आप ऐसा बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, रेडिएशन तो अंदर एग्जामिनेशन रूम में चल रहा है, मैं कंट्रोल रूम में बैठा हूँ, रेडिएशन पूरा यहाँ भरा पड़ा है, यहाँ तो है ही नहीं, मैं तो सेफ हूँ, ऐसा आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप 9 घंटे की ड्यूटी 365 दिन दे रहे हैं तो आपको 100% में से कुछ परसेंट रेडिएशन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे, और वो रेडिएशन ऑन द स्पॉट या सडनली आपके हेल्थ को नहीं डेंजर में कर देता है या डैमेज करता है, वो आपको टाइम टू टाइम करता रहता है, और बाद में आपको इलनेस होने लगेगा, वीकनेस होने लगेगी, ये सारी चीजें, अरे मैं तो इतना अच्छा खाता पीता हूँ फिर भी मैं वीक हो रहा हूँ, तो कुछ चीजें ऐसे भी अपने आप को शो करती हैं, राइट। तो रेडिएशन हजार्ड की बात करें, पोटेंशियल डेंजर हमारे हेल्थ पे होता है, कैसे, जब हम आयोनाइजिंग रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन या रेडियो एक्टिव मटेरियल का कंजप्शन कर ले तो हमारे हेल्थ को जो डैमेज होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेडिएशन हजार्ड, राइट। समझ में आया। फिर से एक बात बताती हूँ, अगर कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन या रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम कंजप्ट करते हैं आए दिन हमारे रेगुलर लाइफ में, तो हमारे हेल्थ को क्या करता है, डेंजर में लाता है या कॉज करता है डिजीज, उसी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन हजार्ड, रेडिएशन से होने वाली बीमारियां, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा रेडिएशन का एक्सपोजर है, रेडिएशन का एक्सपोजर है
उसको हमने बांट रखा है 3 पार्ट में, ठीक है। इसको हम बांटते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट? पहला जो रेडिएशन का एक्सपोजर है वो 3 कैटेगरी में लाने की बात करें तो पहली जो कैटेगरी है वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, राइट। नेक्स्ट बात करें तो मेडिकल एक्सपोजर। मेडिकल एक्सपोजर। और लास्ट बात करें तो नॉन ऑक्यूपेशनल। नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब किस तरीके से आप रेडिएशन ले रहे हैं, राइट, किस तरीके से रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। पहला ऑक्यूपेशनल, दूसरा मेडिकल और तीसरा नॉन ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की बात करें, ऑक्यूपेशनल मतलब आपको पता होगा व्यवसाय, मतलब कोई इंसान किस चीज का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने पहले बताया रेडिएशन स्टाफ हैं आप, रेडिएशन में आप काम कर रहे हैं 365 दिन, 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको थोड़ा भी रेडिएशन ना लगता हो, ठीक है। तो जो मेडिकली स्टाफ है वहां पे ऑलरेडी, जो वहां पे वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं वहां के, वो अगर रेडिएशन लेते हैं तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। मतलब उनका काम ही वही है और उसके थ्रू वो रेडिएशन को एक्सपोज कर रहे हैं और अपने अंदर कंजर्व भी कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं, राइट। उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। नेक्स्ट मेडिकल एक्सपोजर की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे पेशेंट। जो पेशेंट आते हैं जिनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सीटी, एक्सरे, पेट सीटी, आरटी ये सारी चीजें करवाइए, वो आते हैं हमारे, क्योंकि हम उनको मेडिकली प्रेफर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकली हमें जरूरत है उनको किस चीज की डायग्नोसिस करें, रेडिएशन की जरूरत है तो हम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेडिकल एक्सपोजर। इसमें कौन आता है तो पेशेंट आते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में कौन आता है, वर्कर आते हैं। मेडिकल एक्सपोजर में कौन आता है, पेशेंट आते हैं। नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की बात करें तो इसमें कौन आता है, जो उनके साथ अटेंडर या रिलेटिव, जो भी पेशेंट के साथ रिलेटिव है या अटेंडर है उसको कहते हैं, अगर वो रेडिएशन लेता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, राइट। तीनों में डिफरेंस समझ में आया, ऑक्यूपेशनल, मेडिकल और नॉन ऑक्यूपेशनल। समझ, आई होप आपको समझ में आएगा ये बेटर, राइट। तो ये हमारे रेडिएशन क्या है, कितने तरीके के रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन हजार्ड की, ठीक है। अब किस तरीके से, और एक्सपोजर कितने टाइप में हमने बांटा है। अब किस तरीके से रेडिएशन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, कॉज करता है किसी भी चीज को। जब भी पेशेंट को ही लेते हैं हम लोग, जब भी पेशेंट रेडिएशन के अंडर में आता है, रेडिएशन के अंडर में आता है, जब वो रेडिएशन लेता है तो क्या करता है, हमारा जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, कोई भी बीम हो, वेव हो, क्या पार्टिकल के थ्रू ही तो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो रेडिएशन जब भी पास होता है किसी मैटर में, ठीक है, तो वो इंटरैक्शन बनाता है एक्सरे, पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में, वो इंटरैक्शन बनाते हैं हमारे एक्सरे के बीम में और मैटर में। जब भी, फिर से मैं बोल रही हूँ, जब भी कोई आयनाइजिंग रेडिएशन पास हम करते हैं किसी मैटर पे या मैटर के थ्रू, तो हमारा एक इंटरैक्शन बनता है किसके बीच, एक्सरे और मैटर के बीच में, राइट। और वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के रेडिएशन दिया, ह्यूमन बीइंग के अंदर गया, वो डैमेज करता है हमारे टिश्यू ऑफ द बॉडी, डैमेज या उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है और वो शो करता है बायोलॉजिकल इफेक्ट को। जाहिर सी बात है, किसी पेशेंट का आप इमेज निकालते हैं, मान लीजिए वो एक्सरे इमेज ही निकाल रहे हैं, आपने एक्सरे उसको दिया है, ठीक है। अब उसके बॉडी पार्ट के बोन का इमेज आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो जो एक्सरे बीम है
ह्यूमन टिश्यू में एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारा टिश्यू है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां से वो चीजें हट जा रही हैं और डायरेक्ट बोन है हमारे एक्सरे की इमेज में छप जा रहा है, ठीक है। अब वो जब एब्जॉर्ब कर लिया एक्सरे रेडिएशन को, तो क्या ये एक तरीके का दवा है कि ड्रग का क्या होता है, ड्रग हम लोग लेते हैं, किसी भी चीज का ड्रग लेते हैं, जिस भी बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब होता है, उस जगह को ठीक करता है। जो ज्यादा अमाउंट होते हैं वो यूरिन या स्टूल के थ्रू एक्यूमुलेट हो जाते हैं, किडनी उसको बाहर निकाल देती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रग तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, रेडिएशन ले रहे हैं। अब रेडिएशन हमारे टिश्यू ने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो इमेज दे दिया है, ठीक है। अब ऑक्यूपेशन, नॉन ऑक्यूपेशन और मेडिकल में यही अंतर है, आप ऑक्यूपेशनली हैं, हमें आपका पढ़ाने का मतलब, आपके टॉपिक में इसको इंक्लूड करने का मतलब ये है, जो मेडिकल एक्सपोजर वाले आए हैं वो तो साल भर में कितनी बार आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 4 बार, 5 बार, ज्यादा से ज्यादा। और नॉन ऑक्यूपेशनल वाले आए हैं, अगर उनका पेशेंट ठीक है तो वो नहीं खड़े रहेंगे, अनकॉन्शियस है तो बाई चांस हम उनको खड़ा कर देते हैं साथ में, तो इनके चांसेस तो वैसे भी कम हैं। अब हम किस में आ जाते हैं, हम आते हैं ऑक्यूपेशनल वाले में, हमें ना चाहते हुए भी वहां पे 9 घंटे की ड्यूटी 365 दिन की देनी है, तो हमें खुद का ज्यादा प्रोटेक्शन करना है, खुद को ज्यादा प्रिकॉशन लेना है और सेफ्टी लेना है एज कंपेयर टू अटेंडेंट या पेशेंट को तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन वो तो एक बार आया चला गया, हम तो वहां दिन भर में कितने केसेस कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए है कि हम किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट रखें रेडिएशन से, ठीक है। तो कैसे हुआ, एक्सरे हमारा टिश्यू जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आफ्टर सम टाइम वो शो करता है बायोलॉजिकल इफेक्ट को। इफेक्ट में क्या, नॉर्मली अगर सिम्टम की बात करें तो डायरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है, बोन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें हमें बाद में हो सकती है। ये हो गए रेडिएशन हजार्ड की बात। अब 2 चीजें आती हैं कि रेडिएशन हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो अगर इफेक्ट की बात करें, रेडिएशन के इफेक्ट की बात करें, तो इसको हमने बांट दी है 2 पार्ट में। कौन कौन सी, एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है जेनेटिक। मतलब एक तो सोमैटिक इफेक्ट शो करता है, दूसरा जेनेटिक। सोमैटिक मतलब क्या, आपका जो लाइफ स्पैन है, जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, आए दिन सर में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, इम्यून सिस्टम का वीक होना, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो वो हो जाती है हमारी सोमैटिक इफेक्ट में। जेनेटिक इफेक्ट की बात करें तो अगर जीन लेवल पे, जीन में अगर कुछ म्यूटेशन हो गया, ऑफ स्प्रिंग में प्रॉब्लम होने लगी, तो वो आ जाता है हमारा किसमें, जेनेटिक में, राइट। तो इफेक्ट में बात करें तो 2 तरीके के इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन की, किस तरीके से हम बचा सकते हैं खुद को भी, पेशेंट को भी। ऐसा नहीं है कि बस खुद ही को बचा रहे हैं, पेशेंट को भी कोशिश करिए कि कम से कम डोज वगैरह दे। यही सारी एकमात्र उपाय है रेडिएशन से बचने का। बाकी तो रेडिएशन कंपलसरी है तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि उसके अमाउंट को लिमिट में कर सकते हैं। जिस पार्ट का करना है उसी पार्ट में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन लगे, बाकी अन्य अदर पार्ट को हम प्रोटेक्ट करके रखें। ये सारी चीजें हम प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IRCP, अब IRCP कौन है, अकॉर्डिंग टू IRCP कौन है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कमीशन हमारा जो इंडिया है, बाकी हर जगह का अलग अलग होता है। इंडिया का जो रेडिएशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड कमीशन है उन्हीं को हम लोग कहते हैं IRCP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 चीजें बोली है, वो हमको फॉलो करना पड़ता है रेडिएशन के दौरान। पहली चीज क्या, तब तक हम कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कि हमें फुल और फाइनल 100% ना हो जाए कि उस प्रैक्टिस से हमें बेनिफिट ही होगा। मतलब कुछ भी अगर हम डोज लिमिट में एक्सटेंड करते हैं या हम किसी पेशेंट का डायग्नोसिस बोल देते हैं कि जाइए CT करा लीजिए, जबकि हमें पता है कि वो चीज एक्सरे में ही हो जाएगा, तो जब हम एक्सरे के ही डोज से कर सकते हैं तो हम CT वाला रेडिएशन क्यों दें। सबको पता है ना कि एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन निकलता है CT में। तो अगर हमें किसी बीमारी के बारे में पता ही करना है, अगर वो एक्सरे से हो सकता है तो हम CT का रेडिएशन क्यों दें।
अब डॉक्टर है भैया, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि हाँ इसके हो सकता है इंटरनल ऑर्गन पे ही देखना हो, वो सीटी रिकमेंड कर दिया, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी करते हैं, डोज बढ़ाते हैं या हम किसी चीज को प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस अगर अडॉप्ट करते हैं या लाते हैं, हम तब तक नहीं लाएंगे या लेकर आएंगे जबकि हमें एकदम 100% पता चल जाए कि उस प्रोसीजर से या उस प्रैक्टिस से हमें बेनिफिट ही होगा, राइट। पहला रूल IRCP ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है? अलारा क्या है? as low as reasonable achievable, राइट। अलारा क्या है? as low as reasonable achievable, मतलब क्या कि एक्सपोजर का जो डोज होता है, ठीक है, एक्सपोजर का जो डोज होता है हम इतना कोशिश करते हैं कि कम से कम रखें, इतना कम रखें कि हमें इमेज भी मिल जाए और एक्सपोजर का डोज भी कम रहे, राइट। ये कहता है अलारा का प्रिंसिपल, ठीक है। ऑल एक्सपोजर, इंग्लिश में भी बताते हैं, ऑल एक्सपोजर शैल बी केप्ट एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। मतलब हमें रेडिएशन का डोज उतना कम एज लो एज रीजनेबल रखना है कि हमारा काम भी हो जाए, वो इकोनॉमिकली भी सेव हो, वो सोशली भी सेव हो। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या कहती है कि कभी भी हम डोज का लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। डोज इक्विवेलेंट ऑफ इंडिविजुअल, डोज इक्विवेलेंट ऑफ इंडिविजुअल shall not be exceed, मतलब इस कमीशन ने जितना डोज प्रेफर्ड कर दिया है जिस बॉडी पार्ट के लिए, हम उतना ही डोज देंगे, हम जो एक्सीड है वो चीज नहीं करेंगे, मतलब बढ़ा नहीं देंगे उस डेज को। लेकिन कहीं क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट भी डिफाइंड होता है, लेकिन कहीं क्या होता है कि इंग्लिश सही नहीं आ रही है, पहले से ही डोज एक्स्ट्रा दे दो। एक तरीके का ये कहने से मतलब है कि हम कहीं रनिंग करने तो जा रहे हैं, हमें पता है कि ग्लूकोज का लेवल कम होगा, तो हम पहले ही 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ा लिए, तो पता चला ग्लूकोज ही ज्यादा हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी है। हम किसी भी इंडिविजुअल का जो भी डोज इक्विवेलेंट है हम उतना ही देंगे, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। ये 3 लॉ है, ये 3 चीजें हैं जो हमारा IRCP कहती है। पहला ये कि कोई भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो 100% बेनिफिट देगा। दूसरा ये अलारा का प्रिंसिपल, हम जितना कम से कम रिजनेबल एक्सपोजर दे सके। और तीसरा ये जो भी डोज इक्विवेलेंट है किसी इंडिविजुअल का वो उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ये 3 चीजें IRCP कहती हैं और इसके थ्रू भी हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड प्लस पेशेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये IRCP के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन हम इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रेडिएशन में करने वाले वर्कर हैं वो होने चाहिए एजुकेशनल, मतलब उनके पास पूरे तरीके से जो रेडिएशन का ज्ञान है, जो नॉलेज है वो एकदम अच्छे से होना चाहिए, खुद के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी रख लिया है और हम एग्जामिनर रूम में मशीन चल रही है, को अब किसी को भी रखेंगे तो उसको पता ही नहीं होगा वहाँ रेडिएशन निकल रहा है, वो ऐसा भी होता है जैसे किसी पेशेंट का किए आप एग्जामिन, अभी चल ही रहा है, जैसे ही ऑफ हुआ, तो ऐसा नहीं कि ऑफ हुआ तुरंत तुम घुस गए, 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड रुक के जाओ। तो ये चीजें कौन करेगा, जिसको रेडिएशन के बारे में ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, वही लोग ये करेंगे। उसको क्या लगेगा, अरे इधर इमेज आ गया चलो घुस जाओ, वो तुरंत घुस जाएगा जो नॉन एजुकेशनल होंगे। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है कि रेडिएशन में वही वर्कर हो जिनके पास नॉलेज हो, जो एजुकेटेड हो रेडिएशन एक्सपोजर को लेके, राइट। थर्ड बात करें, थर्ड क्या होता है, डिस्टेंस। जो भी रेडिएशन एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, उससे हम क्या बना के रखें, डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। जो रेडिएशन का सोर्स है उससे हम मेंटेन रखें खुद को और सोर्स को भी। उससे क्या होगा, आपको रेडिएशन का जो डोज है लगेगा, भाई क्यों नहीं लगेगा, आप उसी रूम में है तो है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में लगेगा। तो डिस्टेंस हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करें
शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब आप सबको पता होगा, शील्डिंग मतलब खुद को शील्ड करना, एक ढांचे में डाल लेना। तो शील्डिंग का मतलब ये होता है कि पेशेंट के लिए भी और खुद के लिए भी। खुद के लिए क्या अवेलेबल है हमारे पास, हमेशा हर एक टेक्नीशियन के लिए अवेलेबल होता है लेड एप्रन। तो आप हमेशा उसको पहन के रखिए, वेयर करके रखिए हर टाइम। हाँ, अब ये होता है, इसका नेगेटिव क्या है, ये होता है थोड़ा सा वजनदार, मतलब अप्रॉक्स 4 to 5 kg का होता है। तो लोग क्या सोचते हैं, इतना भारी भरकम कौन पहनेगा, वो नहीं पहनते और उसी जगह पे बैठे रहते हैं। तो आप ये चीज मत करिए, लेड एप्रन को हमेशा पहन के रखिए, राइट। अब पेशेंट की बात करें तो पेशेंट को जिस पोर्शन का एक्सरे या सीटी, एमआरआई, पेट सीटी, रेडिएशन करना है, आरटी करना है, उस पेशेंट को ही ओपन रखिए, बाकी के पेशेंट को आप कवर करिए, शील्ड करिए, राइट। फिफ्थ बात करते हैं टाइम। हमारा जो एक्सपोजर का टाइम है उसको रखना चाहिए मिनिमम, कम से कम समय में हो जाए चीजें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कॉलिमेशन। कॉलीमीटर सुना होगा तुमने, कि जो एक्सरे का होता है कॉलीमीटर, हम लोग कॉलीमीटर सेट करते हैं। कॉलीमीटर क्या करता है कि एरिया को कवर अप करता है, जिस एरिया का हमें लेना है कॉलीमीटर उस एरिया पे सेट करो तो वो उसी एरिया में रेडिएशन ज्यादा देगा। जैसे कि कुछ ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट मान लेते हैं, ये कॉलीमेशन का एरिया मान लेते हैं, ठीक है। तो वो सेट करना पड़ता है कि हमें इस दूर का लेना है, तो हम कॉलीमीटर को ऐसे सेट कर दिए। अब क्या होगा, रेडिएशन जो होगा इस पार्ट में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इधर उधर, तो इधर में ज्यादा होगा तो रेडिएशन कम लगेगा। तो ये भी एक चांस होता है प्रोटेक्शन का। तो कॉलीमेशन को हम हमेशा क्या करना चाहिए, सेट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अवॉइड डायरेक्ट बीम। हमें डायरेक्ट रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, अवॉइड करो, थोड़ा देर इंतजार करो। रेडिएशन खत्म भी हो गया, प्रोसीजर ऑफ भी हो गया, तब भी 1-2 सेकंड इंतजार करके ही जाओ, डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आओ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स का यूज करना चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लोथ वगैरह का यूज करना चाहिए। स्लीवलेस मत पहन के जाओ, पूरा फुल स्लीव पहन के जाओ, खुद को ज्यादा से ज्यादा ढक कर रखो। ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, ये सारी चीजें हमें रेडिएशन एरा में पहन के ही जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमेशा लेड एप्रन पहनो, ये चीज मैंने बता दिया। एक और चीज जो जनरल रूल भी कहता है, ये जनरल रूल होना ही चाहिए, हर जगह का जनरल रूल भी है और इस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पहला ये कि सिर्फ एक ही only person required for radiographic examination should be present in X-ray examination room। मतलब कि एग्जामिनेशन, जो एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे सीटी, कोई भी एग्जामिनेशन रूम में वही प्रेजेंट होना चाहिए या वही पर्सन होना चाहिए जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है या जिसका डायग्नोसिस होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे कुछ होता है कि पेशेंट तो खड़ा ही है, साथ में उसके साथ अटेंडेंट भी खड़े हैं उसके, तो उसको क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो। बात आती कॉन्शियस और कॉन्शियस की, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्शियस है, जिसको अपना ख्याल रख सकता है, कोई मतलब एक नॉर्मल एज का लोग आ गया, तो उसमें क्या जरूरत है किसी और को साथ में रखने की। आप बोलिए उनसे कि 2 मिनट आप बाहर रहिए, हो जाएगा, तो फिर अंदर आ जाइएगा, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशन रूम में, किसी भी डायग्नोसिस का एग्जामिनेशन रूम हो, रेडिएशन अगर वहां से निकल रहा है तो उस रूम में कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे पेशेंट ही हो या वही इंसान हो जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है, राइट। और नेक्स्ट क्या है, जो भी रेडिएशन टेक्नीशियन होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको हमेशा ही एक प्रोटेक्टिव लेयर जो मिलता है, प्रोटेक्टिव स्क्रीन मिलता है, लेड का जो बना होता है, हमेशा उसके बिहाइंड में, मतलब पीछे ही खड़ा रहना चाहिए। 2 चीजें हो गई, पहला कि जब भी एग्जामिनेशन करो, एक्सरे, सीटी, एमआरआई कुछ भी करो, उस रूम में उसी को रखो जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है। और दूसरा ये, जब भी एग्जामिनेशन हो तो जो वहाँ के वर्कर हैं उनको कहाँ खड़ा होना चाहिए, प्रोटेक्टिव स्क्रीन के पीछे। और ये प्रोटेक्टिव स्क्रीन हर एक रेडियोग्राफिक डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं कुछ लिमिट तक। एक और बात होती है, जितने भी रेडिएशन वर्कर होते हैं जो रेडिएशन में काम करते हैं उनको मिलता है TLD बैच, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर, फुल फॉर्म होता है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर। उनको मिलता है TLD बैच जो कि हर 2-3 महीने पे जाता है मुंबई, वहां पे होता है चेक कि कितना उस वर्कर को रेडिएशन लगा है और उसके हिसाब से उसको दिया जाता है आराम। ठीक है, उसकी डाइट में हो या जिस तरीके से हो उसको दिया जाता है आराम कि आप जाइए इतना आराम करके आइए। TLD बैच एक अलग ही टॉपिक है, मैंने इसका नोट शायद डाला हुआ यूट्यूब वीडियो पे, आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो TLD बैच इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमें पता रहे कि उसको कितना रेडिएशन या कितना एक्सपोजर लग रहा है। तो ये होते हैं, ये बात हो गई हमारे प्रोटेक्शन की। पढ़ लिया क्या क्या चीजें कवर की। पहला रेडिएशन क्या है, रेडिएशन कितने तरीके से है, एक्सपोजर को 3 पार्ट में हमने बांटा, किस तरीके से, ऑक्यूपेशनल, नॉन ऑक्यूपेशनल और मेडिकल एक्सपोजर। उसके बाद से रेडिएशन किस तरीके से हमारे बॉडी को हजार्ड करता है, किस तरीके से हमारे बॉडी को डैमेज करता है, एंड देन प्रोटेक्शन। अब इतना ये जो लेवल है ये है आपके लेवल का, मतलब इतना बेसिक लेवल हमें पता ही होना चाहिए अगर हम रेडिएशन में काम कर रहे हैं तो। आगे इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, किस तरीके से होती है, ये हमारा मैटर नहीं है, ये हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने पढ़ाया है वो है आपका एकदम बेसिक और एकदम सटीक नोट और सटीक ज्ञान, राइट। तो इसको देखिए, समझिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।